ऑपरेशंस इम्प्रूवमेंट एज अ टॉपिक, तो हमारा जो यूनिट 5 और 6 हम उसको कंटिन्यूस वे में करेंगे एज अ सिंगल चैप्टर। क्यों? क्योंकि हमारे को ऑपरेशंस अब तक हमने पढ़ लिया ऑपरेशंस होते क्या हैं, हाउ डू वी डिफाइन एन ऑपरेशन, हाउ डू वी स्ट्रेटेजाइज समथिंग, राइट। हम किस तरीके से प्लान करते हैं और हम किस तरीके से उसको इवेल्यूएट करते हैं और पूरा एक सर्कल करते हैं। सो बेसिकली अब हमारे को जो करना है वो ये करना है कि ऑपरेशंस के अंदर अगर इशू हो तो उनको किन चीज़ों के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि रेंज करते हैं अर्ली 1930s से लेके और मॉडर्न डे तक, यानी कि 2020s तक। बेसिकली हमारे पास जो ज़्यादा टेक्निक है वो फैक्ट्री बेस्ड या इंडस्ट्री बेस्ड टेक्निक्स हैं। तो हमारे पास हुआ क्या है कि जब पहले ऑपरेशंस एज अ सब्जेक्ट भी नहीं था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ देखते थे। सो जैपनीज बीइंग पायनियर्स इन एफिशिएंसी, तो उनका इशू ये था कि उनको हर जगह पे जो है आइडियल एफिशिएंसी चाहिए थी, क्लोज टू 100%। सो बेसिकली बिग जैपनीज कॉरपोरेशंस जो है उन्होंने एफिशिएंसी के लिए काफ़ी सारे सिस्टम्स बनाए हैं, जिसमें से टोयोटा ने बहुत कुछ किया है, राइट। सो जो हम पहला पढ़ेंगे वो टोयोटा बेस्ड होगा, राइट। इसके अलावा हम एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है काइजन, जो जैपनीज टर्म है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सिक्स सिग्मा, जो कि मोटरोला से आया है, राइट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे TQM, जिसका मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये सब जो है लगभग एक चीज़ बताएंगे, राइट। ये सब एक ही चीज़ बता रहे हैं, कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, क्या हमारी कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होगी और किस तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एक और है BPR, बिजनेस प्रोसेस रीबिल्डिंग या री इंजीनियरिंग। सो बेसिकली ये जितनी भी टर्म्स हैं ये एक ही चीज़ बता रही हैं हमारे को। इनको एक एक करके करेंगे, ये सिर्फ एक शॉर्ट नोट था कि हमें करना क्या है, राइट। इसके अलावा हमारे को और भी कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि हमारे को सस्टेनेबल अलाइनमेंट करनी है, कुछ मेजर्स हैं, और बेसिकली किसी भी चीज़ को देखने का तरीका क्या होता है, जो कॉरपोरेट में हम कहते हैं सारी बार, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, राइट। ये जो है थोड़ा सा इसको ओवर से पढ़ने की बजाय थोड़ा सा डीप जाके देखें कि कहना क्या चाहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, राइट। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है, द वे वी वांट टू सी ऑपरेशंस इम्प्रूवमेंट, क्यों पढ़ना है, वो है हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस। सो बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड ऑपरेशंस इम्प्रूवमेंट, सो यू कैन आंसर देम इन टू वेज, राइट। पहला वे क्या होगा, पहला वे होगा नीड क्या है ऑपरेशंस की अपने आप ही। अगर आपको कुछ भी याद नहीं, आप ऑपरेशंस क्यों यूज़ होते हैं वो आप सिंपल इसमें भी लिख सकते हो। इवैल्यूएशन के लिए, एफिशिएंसी के लिए, कॉस्ट रिड्यूस होता है, ऑल दोज पॉइंट जो फर्स्ट यूनिट में आते हैं, राइट, स्कोप और नीड के अंदर आते हैं। दूसरा जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा तरीका है समझाने का वो ये है कि हमारे को इम्प्रूवमेंट चाहिए क्यों होते है किसी चीज़ में। ऑपरेशंस छोड़ो, वाई डू वी वांट टू इम्प्रूव, क्या क्या फ़ायदा होता है इम्प्रूव करने का, अगर हम सोच के देखें। सो बेसिकली हमारे को इम्प्रूव इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे इसका मतलब हम इंडस्ट्री के अंदर खड़े हैं, राइट। तो हम स्टैग्नेट हो जाएंगे। किसी भी चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट किसी जरूरत, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ के सारे नॉर्म है वो इसी से शुरू होते हैं कि हमने अपने आसपास नेचर को देखा और नेचर कभी रुकती नहीं है, नेचर इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो हमारी इंडस्ट्रीज जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होंगी, राइट, इसलिए इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, बेसिकली इनके अलावा जो और भी चीज़ें होती हैं होता है कॉस्ट रिडक्शन। इन कॉर्पोरेट्स और इन इंडस्ट्रीज एवरीथिंग इज़ अबाउट द बॉटम लाइन, राइट। अगर आप बहुत ख़राब एम्प्लॉय हो, कभी टाइम पे नहीं आते और आप कंपनी का पैसा बचा रहे हो, वो कंपनी कभी बाहर नहीं करेगी। बेसिकली वही चीज़ है। सो सबसे पहले हम करते हैं
लीन मैनेजमेंट, लीन मैनेजमेंट से क्या लग रहा है आपको, क्या मतलब होगा इसका? व्हाट डू यू थिंक लीन मैनेजमेंट हमें क्या बताता है? आपके बुक में 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं इसको लेके कि लीन मैनेजमेंट है क्या। आपको क्या लगता है लीन मैनेजमेंट है क्या? सो लीन मैनेजमेंट मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जब हम अपने ऑपरेशंस को एज अ होल देखना शुरू करते हैं, ना कि ऐसी चीज़ जिसको हमने एक बार ठीक कर दिया और वो हो गई, हम इसको एक एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस देखना शुरू करते हैं कि हमें सारी बार इसको मॉनिटर करना पड़ेगा और सारी बार इम्प्रूव करना पड़ेगा। उस टेक्निक को लीन मैनेजमेंट कहते हैं। 1930s 40s में टोयोटा से आई थी बेसिकली, राइट। सो लीन मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो मेन मोटिव होता है देखने का, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करेंगे कैसे, बेसिकली वो ये होता है देखने का कि हमारे जो अनवारंटेड प्रोसेसेस है ना, या फिर जिनकी हमारे को ज़रूरत नहीं है, राइट, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो वेस्ट हो रहा है उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं बेसिकली, राइट। लीन मैनेजमेंट के अंदर हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं चीज़ों को? ऑल द प्रोसेसेस दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, राइट, इधर बाय द फाइनल एंड प्रोडक्ट, उसके अंदर उसकी वो नहीं दिख रही कि क्या काम था, अगर ये ना करते तो क्या फ़र्क पड़ता, और ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ मनी, राइट, कि वो इतना कॉस्टली है कि आपको अल्टरनेट देख लेना चाहिए, दैट वुड बी बेनिफिशियल। वो प्रोसेसेस जो आप हटा देते हो, और ये जो है टोयोटा की मिशन और विजन स्टेटमेंट में दिख जाता है। और साथ ही उनके कहाँ पे दिखता है, टोयोटा एज एन इंडियन, अगर आप सब इंडियन मार्केट से बाहर जाके देखो, टोयोटा इज़ कंसीडर्ड एज अ एफिशिएंट ब्रांड। 2 चीज़ों में, अगर आप मैकेनिक्स के उसमें देखोगे तो टोयोटा इंजन रन्स ऑलमोस्ट फॉर एवर, लाइक इफ़ यू गो टू यूएस और कनाडा, आपको वहाँ पे एकदम जाके, एंड वी आर अज्यूमिंग यू आर नॉट अ मिलियनियर, ठीक है, आप मिलियनियर नहीं, आपको वहाँ पे जाके एकदम कार चाहिए, दैट इज़ अ कार ड्रिवन कल्चर, बाइक ड्रिवन कल्चर नहीं इंडिया की तरह। सो आपको कौन सी कंपनी के इंजन मिलेंगे? यू विल गेट 1990s टोयोटा, 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, और वो स्मूथ चलेगी। सो क्वालिटी यहाँ से आई है, उनके इंजन रिफाइंड है। वो ऐसा ऐसा 2 वजह से हुआ है, एक तो उनके पास इंजीनियरिंग अच्छी है, अभी वो हमें नहीं देखनी। दूसरा, उन्होंने जो भी चीज़ें नहीं चाहिए थी ना, वो सारी हटा दी। तो उनकी इंजीनियरिंग सिंपल है। पीपल कंप्लेन कि टोयोटा एज अ कंपनी डजेंट मेक यू फील द रश, राइट, वो जर्मन गाड़ी की तरह नहीं है, दैट डजेंट फील यू दैट किक, दैट एड्रेनलिन किक, राइट। पर उसका फ़ायदा क्या है कि चलते रहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या पता लगेगी आपको, इवन होंडा, जो इसका राइवल है, जैपनीज कंपनी है, राइट, वो भी एक्सपेंसिव है इसके मुकाबले। टोयोटा करोलाज आर चीपर देन होंडा कोड्स, और ये दोनों कार्स इंडिया में आती थी, 5 साल पहले बंद हुई हैं। सो यहाँ पे भी देखा था, टोयोटा यहाँ के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव लगती है, बट बेसिकली टोयोटा इज़ मिड सेगमेंट ब्रांड, राइट। और ये चीज़ करने के लिए इनको अपनी कार्स को एक एक पहचान देने के लिए बेसिकली, और भी इंडस्ट्रीज़ को जो इनके पास है नीचे, राइट, ये कार से शुरू नहीं किया था इन्होंने, दे स्टार्टेड एज अ लिटिल मैकेनिकल वर्क कंपनी। उसके लिए इन्होंने ये लीन मैनेजमेंट बनाया था, और ये अब तक यूज़ होता है कंपनीज़ में। इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। ये प्रोसेस भी ऑन गोइंग है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और ये प्रोसेस भी अपने आप में इम्प्रूव है। ये और काफ़ी करती हैं, काफ़ी नहीं भी करती, कुछ काइजन यूज़ करती हैं, जो कि हम देखेंगे। ये ऐसा लग रहा है कि यही एक चीज़ है, पर हमारे पास ऑप्शंस हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट स्ट्रैटेजीज इज़ कि अगर किसी ने कभी एक स्ट्रैटेजी बना ली है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ को कमी लग रही है टाइम के साथ, और आप अपनी स्ट्रैटेजी बना कर दुनिया को दे भी सकते हो, राइट।
अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे तो इसके फोकस ये है कि ये कस्टमर एंड पॉइंट पे ध्यान देता है। सो द बी ऑल और एंड ऑल क्या है इसका, इस जो इम्प्रूवमेंट ऑपरेशन का, लीन इम्प्रूवमेंट का या लीन मैन्युफैक्चरिंग का या लीन प्रोसेस का या लीन मैनेजमेंट का, तो ये एक ही चीज़ है ये, राइट। जब वर्ड आ जाता है ना लीन, कई लोग ऐसे लिखते हैं लीन को इंडस्ट्रियल टॉक में, इसका मतलब वो लीन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, सो दैट इज़ मोर ऑफ अ कॉमन टर्म लैंग्वेज, राइट। सो इनका जो एंड पॉइंट होता है वो कस्टमर्स होते हैं। ये देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने प्रोसेस को अच्छा कर रहे हो कस्टमर्स के एंड पॉइंट से। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ चाहिए थी। अब बेसिकली अगर मैं लीन मैनेजमेंट करूँ अपने मार्कर के साथ और मैं बोलूँ कि मेरे को सस्ता करना है और मेरे को लगेगा कि कैब की जरूरत क्या है, आई मीन ऐसा तो एनी टिप सूख जाती है, इतनी जल्दी नहीं सूखती है। अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करो नहीं सूखती है, दैट है ना। फिर मैं बोलता हूँ नहीं सूखती है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे अगर सूख भी जाती है तो क्या होगा। तो ये कस्टमर के लिए तो अच्छा नहीं हुआ ना, मेरे लिए तो अच्छा है, मेरे को कैब नहीं बनानी पड़ रही, मैं बचा रहा हूँ अपने कुछ पैसे इस पर। कस्टमर के लिए बेकार हुआ पर ये, तो ये क्या लीन मैनेजमेंट का एग्जांपल होगा? क्योंकि कस्टमर के उससे नहीं है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किस पॉइंट से करनी है? कस्टमर के पॉइंट से। दूसरा कैसे करते हैं, जो मैंने भी आपको बताया था, जो एम है वो वेस्ट को ज़ीरो करना है बेसिकली, वेस्ट शुड बी ज़ीरो। यप यप, ऑपरेशंस के अंदर वेस्टेज, और ऑपरेशंस के अंदर वेस्टेज सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आती है पर, राइट। कहाँ पे आती है? पैकेजिंग में भी आती है, और कहाँ आती है? रिसोर्सेज में भी आती है। जब आप रिसोर्सेज लेते हो, देयर कम अप द पॉइंट कि अगर आपके रिसोर्सेज अच्छे नहीं है या फिर आप रिसोर्सेज को ढंग से नहीं ले रहे हो तो वहाँ पे वेस्टेज हो रही है, राइट। सो ये है इसका, इसके प्रिंसिपल्स हैं कुछ, एक बार कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स एज इन अ सेंस एलिमेंट्स हैं इसके। सो मैं एक बार बोल देता हूँ, आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अब आप वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे, आपको देखना है कि क्या चीज़ सही करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के चक्कर में अपने प्रोडक्ट की जो यूएसपी है वही ख़त्म कर दो, राइट। अगर एप्पल बोले हमें कंटिन्यूस इंप्रूव करना है और वो बोले यार सिक्योरिटी बहुत है हमारे फ़ोन में, कनेक्ट नहीं होता दूसरे डिवाइसेस के साथ, तो वही हटा देंगे तो क्या बचेगा? वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं हुआ ना। सो वो वाली चीज़ देख रहे हैं हम यहाँ पे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट होता है, पहला तो इनसाइट्स ही था, दूसरा होता है वर्क फ्लो देखना। यू एक्चुअली सी द वर्क फ्लो, राइट। वर्क फ्लो देखने का मतलब क्या होता है? आप कंपनी का वर्क फ्लो देख रहे हो बेसिकली, कि कंपनी के जो प्रोसेस हैं वो कैसे काम करते हैं, एंड हाउ आर पीपल डूइंग दोज प्रोसेसेस। सो आप सब कुछ देखते हो, प्रोसेस और पीपल दोनों, काम कैसे हो रहा है और जो काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप वर्क फ्लो को कंटिन्यू करते हो उस फॉर्म में ही इम्प्रूवमेंट के साथ पर, राइट। अब आपको इम्प्रूवमेंट देखनी चाहिए यहाँ पे। जब आप इनसाइट्स ले रहे हो, आपने वर्क फ्लो देख लिया, फिर आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देखनी है। ये आपने खुद बनाया है या आपने चेंज किया है इसको इसमें। सो बेसिकली आप यहाँ से यहाँ पे चेंज कर रहे हो। ये पहले से कंपनी में हो रहा था और ये आपने या तो चेंज किया है पूरी तरह या फिर आपने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की है, राइट। इसके अलावा दो और हैं, एक होता है कि हम इसे कहते हैं पुल सिस्टम, बट बेसिकली जो ये है ना, इसे मॉनिटरिंग कह सकते हो आप।
ये वाला जो पॉइंट है ये देखता है कि आपका जो वर्क प्रोसेस है वो चलता रहे, राइट। आपका वर्क प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, आपका वर्क फ्लो है जो चलता रहे। आपने इनसाइट्स देखे, हम लीन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है अभी ये। सो हम जब लीन की बात कर रहे हैं, आप देखो कैसे हो रहा है। आप इनसाइट्स ले रहे हो, आपकी कंपनी कैसे चल रही है, आपने उसको चलते हुए देख लिया है, फिर आपने उसके अंदर चेंजेस करके उसको दोबारा चला दिया है। पहले वो अच्छा चल रही थी, आपने चेंजेस करके चला दिया है, आपको नहीं पता वो कितना स्टेबल है अब, राइट। ऐसा भी हो सकता है आपने एक ही काम में 2 लोग लगा दिए हों, या किसी काम में कोई लगाया ही ना हो, इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोल रहे हैं। तो आप उसको एक बार दोबारा से ना उसका बैकअप तैयार रखते हो कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, और आप देखते हो कि कंटिन्यूसली चलता है नहीं चलता। और आप दोबारा से क्या करते हो, जब भी हम कोई साइकिल करते हैं ना, खासकर ऑपरेशंस में या मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली, तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना वो आखिरी पॉइंट से बिल्कुल कनेक्टेड होता है। कैसे? क्योंकि आखिरी पॉइंट हमेशा क्या होगा, यप, दोबारा से इम्प्रूवमेंट्स, यप। तो ये साइकिल नेवर एंडिंग है। टोयोटा के अंदर 40 से चल रही है, काफ़ी कंपनीज ने यूज़ कर रही हैं, काफ़ी बिग कंपनीज ने यूज़ कर रही हैं। सो लीन मैनेजमेंट ऐसे काम करता है, राइट। इनको याद रखने के लिए इधर लिख देता हूँ मैं। लीन मैनेजमेंट का क्या था फोकस? और दूसरा? यप। लो वेस्टेज और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। बेसिकली हम इनको ऐसे ही याद रखेंगे क्योंकि अब हम आ रहे हैं 6 सिग्मा पे। सिग्मा याद है सबको कैसे लिखते हैं? बेसिकली सिग्मा ऐसे लिखते हैं, हम 9th-10th में जब फिज़िक्स पढ़ते थे, फ्रिक्शन दिखाने के लिए सिग्मा यूज़ करते थे और न्यू यूज़ करते थे, राइट। तो सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही जीके के लिए है, बुक्स में भी नहीं लिखा होगा आपके ज़्यादा। 6 सिग्मा जो है कैसे अलग हुआ लीन से, तो लीन के अंदर हमारा फोकस जो था वो नो वेस्टेज पे था और उस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर रहे थे। 6 सिग्मा जो है सबसे पहले तो टोयोटा में नहीं बना। 6 सिग्मा कहाँ से आया? यप, मोटरोला से आया। और दूसरी चीज़ क्या है 6 सिग्मा की खास, ये क्वालिटी कंट्रोल मेथड है। इसके अंदर आपका फोकस क्वालिटी पे है। सो इसका भी अगर आप देखो तो सबका एम एक ही होगा, क्योंकि सारे क्या है, सारे ऑपरेशन इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजीज हैं। तो सब स्ट्रेटेजी का एम क्या है, आपको अपने ऑपरेशंस जो है वो इम्प्रूव करने हैं, आपको अपनी असेंबली लाइन या अपनी मैन्युफैक्चरिंग या अपनी प्रोडक्शन कुछ भी आपको क्या करनी है, इम्प्रूव करनी है। तो इनका एंड पॉइंट सबका एक ही है, पर ये सारे अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। तो इसका जो तरीका है चलने का वो है डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना। सो अगर आप बल्ब बनाते हो 100, राइट, थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाला एग्जांपल ले लिया हमने, और आपके 5 डिफेक्टिव हैं, तो 6 सिग्मा का जो एम है ना, इस नंबर को कम करना है, 4 3 2 1 ऐसे करके। ये वाला बहुत बाद में आया था, ये वाला 1980s में आया था, वो 1930s 40s में आया था, 80s में आया था। हमें याद रखना पड़ेगा मोटरोला एज अ कंपनी एक जो मोटरोला एज अ कंपनी एक आईटी कंपनी है, राइट। तो इसलिए जो है इसका जो एग्जिस्टेंस है वो इस एज में ज़्यादा है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ना कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। तो ऐसे याद रख सकते हो आप चीज़ों को। आईटी कंपनीज जो है 1780s से शुरू हुई हैं,
एग्जिस्टेंस में आना, कुछ करना। उससे पहले अगर उससे पहले वो कंपनीज एग्जिस्ट भी करती थी तो आईटीज़ में नहीं करती थी, राइट। सो जितनी भी कंपनीज होती है ना, जैसे IBM सिलेबस में नहीं है इनकी मेथोडोलॉजी, पर IBM, मोटरोला, एप्पल, ये सारी 70s और 80s के अंदर आई हैं, राइट। एप्पल 285 में बिक रहा था जब फेमसली 90s के अंदर जो है जॉब्स जाके बोल के आया था पेप्सिको के मार्केटिंग मैनेजर को, क्या बोल के आया था, कब तक मीठा पानी बेचोगे। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग मार्केटिंग टेक्निक, है ना। इसके अंदर एक चीज़ जो है, आप ये पूछ सकते हो कि सिक्स सिग्मा वर्ड कहाँ से आया। लीन मैनेजमेंट तो पता लग रहा है, लीन का मतलब थोड़ा हो गया कि हाँ वेस्ट कम करेंगे। सिक्स सिग्मा वर्ड कहाँ से आया। ओके, ये जापानीज नहीं है, बेसिकली सिक्स सिग्मा ना एक क्वालिटी मैट्रिक्स है, राइट। तो जब आपके डिफेक्ट ना, मुझे लगता है कितने होते हैं, 3 या 4 होते हैं, यप। जब आपके डिफेक्ट ना 3.4 होते हैं, कितने में से, तो वो जब अचीव हो जाते हैं उसको कहते हैं सिक्स सिग्मा। ये मैट्रिक्स है, राइट, यहाँ से आई है ये टर्म। इसका एक तरीका होता है बोलने का और भी, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। सो इसका कैसे वो लिखेंगे हम इसे, जब हम इसको देख रहे हैं एज अ नंबर कितना वियर्ड लग रहा है ये, राइट। हम कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी की उम्मीद कर रहे हैं। अब मिलियन कितना होता है, मिलियन 10 लाख। कितने डिफेक्ट चाहिए हमारे को, 3.5 से भी कम। इवन 3.5 भी नहीं हो, 3.4 है वो, राइट। तो बेसिकली इनका जो करने का तरीका होता है ना, बिल्कुल एक्यूरेट नंबर ऐसे नहीं होता, राइट। कैसे कैसे, राइट। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। जैसे हमारा लीन मैनेजमेंट में आप बोलो कि एक प्रोसेस का कम करना है या पूरे प्रोडक्ट पे साइकिल पे देखना है, तो सिक्स सिग्मा ऐसे ही काम करता है। जो भी कोई क्वालिटी कंट्रोल मैट्रिक्स होता है ना, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर ठीक करता है ना, तो वो सारे ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी की हो जाती है। अगर आप एक प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक करोगे तो अगला जो बैच होगा उसकी क्वालिटी कैसी आएगी। ऐसे ही काम करता है सिक्स सिग्मा। बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इसके बारे में, मैं इसीलिए सिर्फ आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम जितना है ना उस हिसाब से ही पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को, नहीं तो इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लें तो एक लेक्चर ही लग जाए करते करते। इसको एक बार पढ़ो, ऐसा नहीं है, डाउट तो लेना ही है, पर इसको एक बार पढ़ो और फिर मेरे से दोबारा डिस्कशन करो सिक्स सिग्मा के ऊपर और लीन मैनेजमेंट के ऊपर, और अब आगे और भी पढ़ेंगे BPR वगैरह सब के ऊपर, राइट। क्योंकि ये अब हमने जो पहले का पढ़ लिया है उसके अंदर जो है हमने ये इन मेथड्स ऐसे नहीं पढ़े थे एज अ डायरेक्ट, हमने अपना दिमाग भी लगाया था कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं चीज़ों को, ऑपरेशंस कैसे काम करता है। बस हमने एक ही पढ़ा था, मेरे को लगता है एक ही हमने थियरी पढ़ी थी बेसिकली, जो कि सैंड कोन थी, जो फर्स्ट यूनिट में है। ओके, सिक्स सिग्मा पे ही वापस आते हैं, ठीक है ना। आपके पास एक एक्रोनिम है, अगर मैं गलत नहीं, ये है वो, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन, ये जो है ये आपके स्टेप्स हैं सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट करने के। तो क्या डिफाइन करना है आपको, आपको वो प्रॉब्लम डिफाइन करनी है
जिसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपने देखा है कि अगर आपने लिंक्डइन पे देखा होगा ना, कितने लोगों ने अपनी प्रोफाइल पे लिखा होता है 6 सिग्मा सर्टिफाइड। क्यों? अब ये सर्टिफाइड चीज़ है, ये एक्सपर्ट्स होते हैं इसके, तो आप नहीं करोगे इसको, मतलब आप जिनको हायर करोगे या हाँ, आई मीन बहुत बहुत जर्नलाइज है ये, पर हाँ ऐसा होता है। आपने देखा ऑडिटिंग में भी ऐसा ही होता है कितनी बार। जब आप डिफाइन कर दोगे ना प्रॉब्लम एरिया को, तो आप मेजर करोगे। आप क्या मेजर करोगे? वो टीम उस प्रोसेस को मेजर कर रही है कि अस टाइम कैसे हो रहा है वो, राइट। तो आपके पास आपका अब वाला लेवल है, फिर वो टीम उस प्रोसेस को दोबारा ऑप्टिमम लेवल पे मेजर करेगी कंडीशंस के अंदर, ठीक है, एफिशिएंट कंडीशंस के अंदर, जो कि उनको लगता है कि इस जगह तक पहुंच सकते हैं। एक बेंचमार्क सेट कर दिया, वो बेंचमार्किंग है। यहाँ पे मेजरमेंट में आप कर क्या रहे हो? बेंचमार्किंग कर रहे हो आप एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो जहाँ तक आपको पहुँचना है, राइट। एनालाइज के अंदर अब आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो प्रोसेस को। एक आपका जो प्रोसेस था, जो प्रॉब्लम एरिया था, जो चल ही रहा था, दूसरा जो एक्सपर्ट्स ने किया है। जब आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि दिक्कत कहाँ पे है। अगर आपका प्रोसेस फ़ोन बनाना है, ठीक है, पहले आपने बॉडी बनाई, फिर आपने चिपसेट अंदर डाल दिए, फिर आपने एंटीनाज अंदर डाल दिए, फिर स्पीकर डाल दिए, ये आपका प्रोसेस चल रहा था। डिफेक्ट बहुत आ रहे थे, आपके फ़ोन कई बार यहाँ ख़राब हो रहा है, कई बार यहाँ, एंड में तक पहुँच ही नहीं रहा है। उन एक्सपर्ट्स ने क्या किया, सर्टेन कंडीशंस रखी एफिशिएंट, उनका यहाँ तक पहुँच गया। तो अगर आपका प्रोसेस 60% चल रहा था, तो एफिशिएंट कंडीशंस के अंदर प्रोसेस 90% की 90% बन रहे हैं। 100 में से 90 फ़ोन एंड में पहुँच रहे हैं बिल्कुल ठीक बन के, 10% ही जो है डिफेक्ट्स हैं। अब वो जो है तीसरे स्टेप में क्या देखेंगे कि स्क्रीन फिट करते हुए दिक्कत आ रही है या स्पीकर फिट करते हुए दिक्कत आ रही है। प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई होगा प्रोसेस के अंदर, जो आपने पहले आपने प्रोसेस आइडेंटिफाई किया, अब उसके अंदर आप प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, नाम से ही पता लग रहा है क्या कर रहे हो यहाँ पे। या आपको पता लग गया, आपको आपको मान लो पता लग गया, जब आप स्पीकर डालते हो तो आपका जो फ़ोन है वो इतना अच्छा नहीं चलता है, स्पीकर इशू क्रिएट कर रहा है। सो बेसिकली या तो आप स्पीकर चेंज करोगे, या फ़ोन की बॉडी चेंज करोगे, या फिर आप चिपसेट के हिसाब से नया स्पीकर लाओगे, चिपसेट चेंज करोगे, कुछ भी। पर आपको इशू पता लग गया तो आप ठीक करोगे उसे, ये आपके इम्प्रूवमेंट वाले पार्ट में आ जाएगा। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में मैंने अभी बताया था ना आपको क्या होता है, हमेशा घूम के वहीं आ जाते हैं हम। लास्ट में क्या होएगा, कंट्रोल, इम्प्रूवमेंट, इवैल्यूएशन, फीडबैक। हर साइकिल के एंड का पॉइंट यही होने वाला है। हर साइकिल की शुरुआत में आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होगे, बीच में उसको ठीक कर रहे होगे, और एंड में क्या कर रहे होगे, फीडबैक दे रहे होगे। कंट्रोल का मतलब होता क्या है, याद है ना हमारे को मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है, प्लानिंग, वहीं से। आपके सिलेबस में इतनी नहीं है कि आपको अपने लिंक्डइन के ऊपर 6 सिग्मा सर्टिफाइड लिखना पड़े, बट बेसिकली अगर आपको ये करना है तो आप मूक से कर सकते हो, अच्छा कोर्स होता है उनका। अगला क्या हमारे पास, और 6 सिग्मा से हमें क्या पता लगा, सिक्स सिग्मा क्वालिटी फोकस्ड है। याद आया ना, डिफेक्ट, जब हम डिफेक्ट की बात करते हैं तो क्वालिटी फोकस्ड है, मतलब वो सबसे पहली लाइन यही बोली थी मैंने। ये हम साइड में लिख रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं ताकि याद रहे, और कोई बात नहीं है। बीपीआर क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग। री-इंजीनियरिंग क्या होता है,
हमारे पास टर्म है ना री इंजीनियरिंग। यप यप, ट्रांसफॉर्म अच्छा वर्ड है, जो एग्जिस्टेंस है उसको बिल्कुल चेंज कर देना। सो इंजीनियरिंग का मतलब पता होता है, और यहाँ से हमारे को पता लग गया इसका मतलब क्या है, इस टर्म ने करना क्या है। इस टर्म ने वो सारे प्रोसेसेस जो कि रिडंडेंट है, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं रिडंडेंट, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता, राइट, मूट कहते हैं इसे हम। सो जो रिडंडेंट मूट प्रोसेसेस हैं वो हटाने हैं हमारे को। और इसी से क्या होता है दूसरी चीज़, जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट हम कम हो जाते हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे अभी से लिख दूँ क्या बीपीआर क्या करता है, क्या करता है बीपीआर, अगर हम अभी से लिख दें, ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट जो है कम करेगा, और दूसरी चीज़ क्या करेगा, अरे नहीं आप जो है ना ये नहीं देख सकते कि एक बार आपको इन्वेस्ट कितना करना है। अगर आप ऐसे देखोगे ना इन्वेस्ट कितना करना है, फिर तो कोई भी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी कामयाब नहीं है, क्योंकि सबके अंदर आप एक बार वर्कफ्लो को तोड़ रहे हो। आई मीन लीन मैनेजमेंट के अंदर भी आप चीज़ें देख रहे हो, डिस्टर्ब तो कर रहे हो ना आप प्रोसेस को। अगर आप वेस्ट कम करने की कोशिश करते हो तो आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हो। यप, अगर आप कभी किसी चीज़ को छेड़ोगे ही नहीं, ठीक है, ये बेसिकली वही बात है, अगर आप किसी घर पे पेंट नहीं करते हो तो आप पैसे बचा रहे हो पेंट के, पर वो घर जल्दी ख़राब भी तो होगा। वही वाली चीज़ है यहाँ पे। तो हाँ पैसे बचा रहे हो इम्प्रूवमेंट ना करके, पर क्या उस पैसे बचाने का कोई फ़ायदा है? और इसीलिए ऑपरेशंस जो है ना मार्केटिंग के साथ बहुत अच्छे से लिंक्ड होता है। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, प्रोडक्ट नहीं चलेगा तो क्या होगा। यप यप, या फिर मतलब आप ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट से देखना चाहते हो, ब्लैकबेरी बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट का। ब्लैकबेरी से के साथ क्या हुआ था, उन्होंने तो एंड्रॉयड भी ले लिया था, उन्होंने तो एंड्रॉयड फ़ोन भी बनाना शुरू कर दिया, हम तो ये नोकिया की तरह ये भी नहीं कह सकते। पर ब्लैकबेरी के साथ इशू क्या हुआ, नहीं उनके टच भी आ गए थे। हाँ हाँ आ गए थे उनके टच, इनफैक्ट उनके 2008 में ही आ गए थे टच आईफोन के साथ, महंगे थे पर वो। उन्होंने अपने मेथड्स नहीं छोड़े। उन्होंने वो ब्लैकबेरी मैसेंजर उन्होंने क्या किया, वो उनका यूएसपी था, उनका जो ब्लैकबेरी मैसेंजर जो यूनिक सिस्टम था वो भी उन्होंने ऐप की तरह एंड्रॉयड पे दे दिया, बचा ही क्या फिर उनके पास। हाँ पर उन्होंने एंड्रॉयड यूज़ करना शुरू कर दिया था, ये तो बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने सब करना शुरू कर दिया, फिर भी क्या हुआ उनके साथ, उनके इम्प्रूवमेंट का मेथड बहुत बेकार हुआ ना फिर। उन्होंने उन्होंने मान लो हम ये कहते हैं कि उन्होंने एक स्ट्रेटजी यूज़ की कि अब इम्प्रूव करते हैं हम, पर उन्होंने ये अगर क्या तो बीपीआर यूज़ करते तो ज़्यादा अच्छा होता, उनको पूरा ही सिस्टम चेंज कर देना चाहिए था। पहले वो एप्पल की तरह चल रहे थे, फिर वो सैमसंग की तरह चलने लग गए, वो कहीं के भी नहीं रहे। सो बिजनेस प्रोसेस का जो मेन एम हम देखते हैं ना ऐसे टाइम पे, अगर आप कभी ध्यान दोगे, जब आप कोई भी चीज़ ना बहुत बार कर लेते हो तो आप बोर हो जाते हो उस चीज़ से। दो चीज़ें होती हैं उसमें, एक तो जब आप बोर हो जाते हो ना बहुत ज़्यादा, तो आपकी जो एफिशिएंसी है ना वो थोड़ी डाउन आ जाती है, क्योंकि अब आप उसको इम्प्रूव करने की चीज़ नहीं देख रहे, आप बस देख रहे हो काम करना है। बेसिकली डेंटिस्ट कहते हैं ब्रश करने के टाइम पे ऐसा होता है, बचपन से जो आदत पड़ी ब्रश करने की वही चलती रहती है, तो डेंटिस्ट क्या कहते हैं, थोड़ा सा चेंज करो, चेंज इट अप, फ़ायदा होगा आपको, आप दांत अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हो। डेंटिस्ट बोलते हैं बहुत कॉमन, टाइम ड्यूरेशन चेंज करो, 5 मिनट करने की जरूरत नहीं, 3 करना, पर अच्छे से करना फोकस के साथ। वो सेम चीज़ जो है ना यहाँ पे है, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं ना एक काम करते रहो, वो स्टैगनेट हो जाते हैं उसी काम में, इसलिए हम उन प्रोसेस को री इंजीनियर करते हैं, इसलिए वो जो जितने प्रोसेस हैं उनको चेंज करते हैं थोड़ा सा, ताकि एफिशिएंसी प्रोसेस में भी आए और जो लोग वो काम कर रहे हैं वो स्टैगनेट ना हो, एफिशिएंसी उन लोगों के अंदर भी बढ़े। अगर मैं आपको बोलूँ आपको एक ही काम करना है, आपके पास एक क्लाइंट है, आपको उसी का काम करना है मार्केटिंग का, आप बोर हो जाओगे उससे।
कितना ही मार्केट कर लोगे आप एक क्लाइंट को। इसीलिए प्रोजेक्ट्स वाला टर्म आया है कि आपको प्रोजेक्ट मिलता है एक क्लाइंट, आपके पास इतना टाइम रहेगा, फिर आप दूसरा क्लाइंट लोगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट एग्जिस्ट इसलिए करता है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जिस्ट क्यों करते हैं, एक को एक दे दो और पूरी ज़िंदगी रखो बस उसके पास। प्रोजेक्ट चेंज क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं। ओके, इसका भी वही है यार, CMS का भी। इनफैक्ट इसका चार्ट प्यारा है ज़्यादा बाकी सबसे, इसका चार्ट ऐसा है। पर शुरुआत कहाँ से करेंगे हम दोबारा? अगर हम इसका एक साइकिल बनाए या इसका एक लूप बनाए, कहाँ से शुरू होगा? दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? हमने इसके अंदर पहले ही डिसाइड कर लिया आउटकम्स, या नहीं? मैंने पिछले 2 साइकिल में एक चीज़ बताई है, पहले हमें क्या डिसाइड करना है। सोच के देखो, अगर हम पहले आउटकम डिसाइड करेंगे काम चलेगा हमारा? मैं आपको बोलता हूँ आपको एक काम करना है, ठीक है? आप प्रोसेस देखोगे उसको, सबसे पहले आउटकम ही डिसाइड करोगे। आप लॉन्ग जंप करने जाओगे, आप सबसे पहले बोलोगे 7 मीटर लंबी जंप मारूंगा। सोच के बताओ ये। तो ये आपका 7th पॉइंट है, आउटकम देखना जरूरी है। इसके अंदर जो है 7th पॉइंट ये बन जाता है, राइट। पहला पॉइंट क्या बनता है? करंटली क्या स्टेटस है। और अगर आप कुछ बुक्स में देखोगे तो ये पहला पॉइंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? 6 सिग्मा के अंदर जो साइकिल है वो एक प्रोसेस पे चलती है। अगर वो प्रोसेस 3.4 तक पहुंच जाता है, साइकिल बंद। इससे ज़्यादा क्या इंप्रूव चाहिए आपको? इसके अंदर क्या साइकिल चलती है, आप इंप्रूव करते रहते हो कंटिन्यूसली, तो आप इंप्रूवमेंट्स देखते रहते हो साइकिल में। कहीं पे भी आप घुसते हो इसकी साइकिल में, 2 बार इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं साइकिल में। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर जो आपकी साइकिल है ना, ऐसे घूम रही है। 7 पॉइंट है इसके अंदर, वो घूमते रहते हैं बस, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप अगर उसको आइडियली देखो तो कभी ख़त्म होना नहीं चाहिए। आपकी कंपनी है, आप चाहते हो उसका ग्रोथ रुक जाए या स्टैग्नेट हो जाए वो, यहाँ के एम्प्लॉयज़। आप इस तरीके से देखो। जब हम ऑपरेशंस पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ने के लिए आपको ना मिलियनियर बनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आप अपने आप को ना देखो। हम करते क्या अदर सब्जेक्ट्स में, जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, बॉस है हमारे ऊपर। यहाँ के ऊपर कोई बॉस नहीं है, यहाँ आप अपने आप बॉस हो इस सब्जेक्ट में। आपको चेक करना पड़ेगा। जब आप ऑपरेशंस मैनेजर भी हो ना, जब मैं कहता हूँ ऑपरेशंस मैनेजर भी हो, तब भी जो CEO है ना, वो आपको कह सकता है कि थोड़े पैसे कम खर्च कर लो है, वो आपको ये नहीं बोल सकता है। CEO भी नहीं आपको ये बोल सकता है कि ये चेंज कर लो, क्योंकि आप जो हो ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो चुके हो इस चीज़ में। सो बेसिकली मीटिंग्स होती हैं। हम दोबारा से उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे कि ऑपरेशंस कैसे पूरी इंडस्ट्री को उठा के रखता है, राइट। अगर ऑपरेशंस ने HR डिपार्टमेंट को कह दिया मुझे लोग चाहिए, तो HR डिपार्टमेंट ये नहीं बोलेगा काम चला लो। मार्केटिंग से लोग कम हो जाएंगे, फाइनेंस से हटा देंगे, सेल्स और ऑपरेशंस में नहीं जा सकते हैं लोग कम। एक वजह हम सेल्स करते रहते हैं ना, उनकी सेल्स बहुत ज़रूरी है। आप देखते हो सेल्स वाले कभी नहीं हटते हैं इतनी जल्दी, अगर उनका परफॉर्मेंस चलता है तो लगे रहते हैं और पैसे भी खूब कमाते हैं। ऑपरेशंस भी वही है, ऑपरेशंस थोड़ा हिडन उसमें रहता है। क्यों? क्योंकि जो कॉमर्स से आए हुए लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट से आए हुए लोग होते हैं, उनको ऑपरेशन थोड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि थोड़ा मैकेनिकल साइड पे पहुंच जाती हैं चीज़ें। हम बार बार क्या बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की, ये वो। ये 6 सिग्मा वगैरह जो है बीटेक में ही पढ़ाते हैं बेसिकली। पर हम मान के चलते हैं कि इंजीनियर्स जो है इतने कूल नहीं है मैनेजमेंट स्टफ के साथ, क्योंकि आप मैनेजमेंट करते आ रहे हो, वो फिर भी गलती करेंगे। वो 1 सेम पढ़ रहे हैं, आप 5 साल पढ़ के जाओगे, कौन करेगा मैनेज? आप ही करोगे।
अगली चीज़ क्या होगी? गैप्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो आपकी प्रोडक्शन की बात हो रही है, राइट। अगर अगर बीच में आपका जो प्रोडक्ट है वो खाली है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा, वो गैप है, उसको खाली नहीं होना चाहिए, आपकी असेंबली लाइन चलती रहनी चाहिए, राइट। मारुति या किसी बड़ी कंपनी में आप देखोगे, और मैं इंडियन एग्जांपल जान के लेता हूँ, पर अगर आप इंडियन एग्जांपल ना भी लो, अगर आप BMW के जो जर्मन वाली फैक्ट्री है मेन, उनमें देखोगे वहाँ असेंबली लाइन रुकती नहीं है कभी, है ना। यहाँ तक कि रोल्स रॉयस जैसी कंपनी जो कि बहुत ही हाई एंड कार्स बनाती है, उनकी असेंबली लाइन नहीं कभी रुकती है, जबकि उनके तो लोग भी लिमिटेड हैं, कितने लोग रोल्स रॉयस देते हैं, और उनकी असेंबली लाइन रुकती है कभी। सो बेसिकली आपको गैप्स देखने हैं, आपको पता होना चाहिए आपकी असेंबली लाइन कहाँ रुक रही है, और जब आप गैप्स देख लोगे तो आप उनमें से एक सिलेक्ट करोगे, वो आपका टेस्ट केस बनता है। अब हम आ जाते हैं रिसर्च वाले पार्ट पे। बिजनेस रिसर्च पढ़ा होगा आपने एज अ सब्जेक्ट भी। जब हम टेस्ट केस सिलेक्ट करते हैं फिर क्या होता है? हम क्या डेवलप करते हैं? हम एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। फिर क्या करते हैं हाइपोथेसिस के बाद? यप, जब हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कहीं भी, तो हम अजम्पशंस भी क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली खुद एक अजम्पशन है। ये तो हम कूल लगते हैं इसको बोलते हुए, और इंजीनियर्स बेवकूफ़ बन सके तो हम हाइपोथेसिस कहते हैं, राइट। जब हम हाइपोथेसिस ले लेते हैं तो हम उसको टेस्ट करते हैं पहले ऑन अ पैड, जैसे हम कहते हैं, राइट। हम सीधा ही नहीं है कि प्रोसेस ही बदल देते हैं, पहले हम उसको टेस्ट करते हैं ऑन अ पैड। हाइपोथेसिस का फ़ायदा क्या होता है रिसर्च में? अगर आप एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी के ऑपरेशंस मैनेजर हो, आप सीधा ही चेंज नहीं कर दोगे जहाँ के, एक तो आपको डर भी लगेगा करते हुए, ठीक है। तो आप हाइपोथेसिस जब डेवलप करते हो तो आप उस पर अजम्पशंस लगते हो, फिर आप उसको टेस्ट करते हो सिमुलेशन में, जैसे हम कहते हैं, राइट। कि अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, और ये करूँगा तो क्या होगा। फिर आपके पास आइडियाज़ आते हैं और प्रोसेसेस आते हैं, फिर आप उन प्रोसेसेस को क्या करते हो, तब जाके जो आप है उन प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करते हो। मेरे को देखना भी नहीं चाहिए था, शर्म की बात है। आखिरी आखिरी पॉइंट क्या होगा? एक ही बात है, अगर आपको आपको ये वर्ड्स याद रहे अच्छा है, पर अगर आपको ये वर्ड्स याद नहीं रहते, आपको तरीका याद रहना चाहिए, राइट। अनवारंटेड प्रोसेसेस को हटाना होता है। ये वाले थोड़े मुश्किल हैं बाकी सबसे। आउटकम्स, करंट स्टेटस या फिर करंट प्रोसेस। आप लिख रहे हो? हाँ लिख लो, कोई बात नहीं। ओके, अब कंफ्यूजन थोड़ी शुरू होगी क्योंकि 10 है ये, और हमारे को हर किसी तरीके से इम्प्रूव करना है, राइट। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, पर हमारा अगले वाला क्या है, जो कि होता है, दोबारा से क्वालिटी पे आ गए हम क्या कर रहे हैं अब तक, हम जिगजैग चल रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। पहला हमने प्रोसेस फोकस सब्जेक्ट किया, दूसरा हमने क्वालिटी फोकस किया, तीसरा हमारा फिर प्रोसेस फोकस था, और चौथा कौन सा है? इसकी क्वालिटी का एक चीज़ है बस, यहाँ पे क्वालिटी हम प्रोडक्ट की देख रहे थे या प्रोसेस की देख रहे थे मान लो, यहाँ हमारी क्वालिटी जो है कस्टमर पे है।
लिख लिया? किसी भी चीज़ को अच्छा करने का तरीका क्या होता है? अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, छोड़ो सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ को आप अच्छा कैसे कर सकते हो? कस्टमर ने एक आपको फीडबैक दे दिया, फिर आप ठीक क्या करोगे? क्या चीज़? आपके पास दो तीन चीज़ें होती हैं जिनके बाद आपका कंट्रोल होता है। एक आपके पास होता है प्रोडक्ट अपना, एक होता है उसको बनाने का तरीका, एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका आफ्टर सेल्स, है ना? और बीच में कहीं आपका क्या आता है? सेल्स वाले लोग जो होते हैं। आप अपनी क्या इमेज रखते हो मार्केट के आगे? यहाँ कहीं आपका रॉ मटेरियल्स आ जाता है बीच में। सारा कुछ कवर कर लिया हमने। आपका प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हो आप अपनी तरफ से, प्रोसेस अच्छा चल रहा है, अगर आपके रॉ मटेरियल्स ख़राब होंगे फिर क्या ही होगा? आपने चार्जर बहुत अच्छा बनाया था अपने फ़ोन का और वो तार ही ख़राब है, 6 महीने बाद टूट जाती है। जब आप इन सब पे ध्यान देते हो ना एक साथ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कस्टमर के। या जब आप सबकी क्वालिटी ठीक करते हो ना कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कस्टमर को फीडबैक, फिर कस्टमर कह रहा है आपके फ़ोन बहुत अच्छे हैं, एमआई के साथ हुआ था, शाओमी के साथ, आपके फ़ोन बहुत अच्छे हैं, आपका कोई सर्विस सेंटर ही नहीं है, ठीक है, और आपके फ़ोन बहुत अच्छे हैं पर इसमें ऐड आती है। तो मान लो कंपनी, उन्होंने दोनों एक चीज़ की थी, मान लो कंपनी ऐड हटा देती और सर्विस सेंटर जो लाए थे, तो किस प्रोसेस, हम क्या कहते हैं, कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? वो हर चीज़ को सही कर रहे हैं। नाम से ही पता लग रहा है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अपने प्रोसेस का, अपने प्रोडक्ट का, अपनी इंडस्ट्री का हर एक चीज़ जो कस्टमर देख पा रहा है, जो कस्टमर को डायरेक्टली जो है उसका एक्सपोजर है उससे। प्रोसेस से एक्सपोजर कैसे होता है कस्टमर का? आप अपनी टीम को, आप अपने एम्प्लॉयज़ को, आप अपने एम्प्लॉयज़ को सब कुछ दे दो, ठीक है, आप एप्पल वाला चिपसेट दे दो A13, आप सैमसंग वाली स्क्रीन दे दो एमोलेड, अगर वो ढंग से बनाएंगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा है? प्रोडक्ट आपका फिर भी अच्छा होगा क्योंकि उसके अंदर सारी अच्छी चीज़ें हैं। वो होता है, वो जो है इंटरेक्शन वो है आप कस्टमर का आपके प्रोसेस से, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनसे, राइट? तो बेसिकली आप यहाँ पे, अगर आप में से कोई HR बनना चाहता है, उसने ये चीज़ देख ली होगी कि यहाँ के इस चीज़ में HR का भी आ गया, क्योंकि हम प्रोसेस जब कहते हैं, हम प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम पीपल पे भी फोकस कर रहे हैं जो प्रोसेस कर रहे हैं। सो बेसिकली HR भी आ गया यहाँ पे, राइट? तो ये टोटल क्वालिटी इस हिसाब से होता है। मार्केटिंग टीम भी आ गई है। अगर आप जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अगर मार्केटिंग टीम उसको ढंग से नहीं कर पाएगी ना मार्केट, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके आफ्टर सेल सर्विस वाले, और काफ़ी कंपनी के साथ होता है, आफ्टर सेल्स वाले कहते हैं कि यार खरीदा हुआ है तो जाओ यार कल आना, वो आपको प्रोडक्ट दोबारा नहीं लेगा। कोई एग्जांपल देगा TQM का, कुछ रिसेंटली किसी कंपनी का ये किया हो? ख़राब वाला तो हम बता दे सकते हैं, ख़राब वाला तो OnePlus 1 है ना, OnePlus कंपनी का नाम OnePlus 1 है ना शायद, जो चाइना के अंदर रजिस्टर्ड है, पता नहीं क्या नाम है, BR इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ, पता नहीं क्या है, चेक कर लेना, ये मुझे भी नहीं पता, OnePlus एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। तो उनका उनका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में देख सकते हैं हम, सब कुछ डाउन जा रहा है। तो हमारे पास इसका ऑपोजिट एग्जांपल तो है कि अगर ये ख़राब हो तो कैसे ख़राब होता है, सब कुछ डाउन जा रहा है, सर्विस सेंटर चले गए हैं, कस्टमर्स को जवाब नहीं देते हैं, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, पहले कितनी अच्छी ऐड आती थी, राइट? होर्डिंग्स होते थे, बड़े बड़े इवेंट स्पॉन्सर किया है OnePlus ने, मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन अच्छे नहीं आते, और जो लोग उसमें थे वो कहीं और जाके कंपनी अपनी खोलने लग गए हैं। नथिंग वहीं से तो आई है ना, नथिंग एज अ कंपनी क्यों आई है? क्योंकि OnePlus के लोग ही तो गए हैं ना, CEO ही शायद पुराना CEO गया, कुछ ऐसा ही हुआ।
कोई इसका एग्जांपल दे सकते हैं पॉजिटिव वे में? हम नेगेटिव ही देख रहे हैं सिर्फ। किसका? कौन कौन होगा? पर वो नेगेटिव में जा रहा है। ओला का स्कूटर नेगेटिव वाला एग्जांपल ही बन रहा है, पॉजिटिव से ज़्यादा। हाँ, पर उनके स्कूटर में आग लग रही है यार, तो कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं वो। और ना, क्योंकि उनके स्कूटर में आग लग रही है और हमें पता है, तो और भी गलत कर रहे हैं वो। उनका ओला एज अ कंपनी का इशू मुझे पता क्या लगता है, और आप मेरे को बताना अगर मैं गलत हूँ। मेरे को जितना समझ में आया, वो ना हर जगह पे हाथ पैर मार रहे हैं आजकल। देख रहे हो आप? जब कंपनी स्पेशलाइजेशन छोड़ के हर जगह एकदम चली जाने चाहती है ना, फिर मेरे को लगता है इशू आता है ये। अगर एप्पल वॉशिंग मशीन बनाने लग जाए और साथ में कुछ और बनाने लग जाए, तो वॉशिंग मशीन तक तो मैं मान लूँगा कि एप्पल कर सकता है भाई, क्या ही है। पर अगर वो दो चीज़ें नहीं, दो सेगमेंट में एकदम आ जाए, तो मैं एप्पल को ही बोलूँगा ये बात। यप वो उसके अंदर है ना, एंटरटेनमेंट में आई है ना वो एप्पल प्लस। वो कंसेप्ट चलता रहता है, वो तो पता है क्या है, देखो अब आप ऑपरेशंस में हो, आपको ये पता होना चाहिए। आप कुछ नहीं, वो वाली चीज़ डायरेक्ट नहीं बनाते हैं ना। ऐसे तो आप कहोगे शूज़ भी बनाते हैं वो, ऐसे तो आप बोलोगे शूज़ भी बनाते हो, पर वो नाइकी प्लस हो गया ना। अरे वो जो है ना, वो ऐसे ही बनाए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो नाइकी और एप्पल का शूज़ बनाते हैं मिलके, वो देखे आपने कितने मस्त हैं। जिनको 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 नाइकी नाइकी प्लस कहता है, जो आपके फ़ोन के साथ आपके शूज़ कनेक्टेड होते हैं, आपकी वॉच के साथ आपके शूज़। तो वो जो है एप्पल, कहने को एप्पल ही बना रहा है शूज़, पर ऐसे ही उन्होंने ना इन चीज़ों के भी वो दिए हुए हैं। बेसिकली ये जॉइंट वेंचर्स हैं जिनके अंदर एप्पल सिर्फ टेक्नोलॉजी दे रहा है। रीबॉक का जैसे हम सबको पता है, हम टॉपिक से भटक रहे हैं, पर रीबॉक का हम सबको पता है कैसे काम करती है। रीबॉक सिर्फ नाम बेचता है अपना। अगर आपको रीबॉक की कोई चीज़ बनानी है, आप उनसे उनका लाइसेंस लो और बना दो, रीबॉक की ब्रांड से जाएगा। वो वाली चीज़ करते हैं एप्पल, पर थोड़ा सा ज़्यादा। सिर्फ नाम नहीं देते, थोड़ा सा अपनी टेक्नोलॉजी देते हैं। उसको नहीं हम कहते हैं कि वो चले गए। ओला बिल्कुल अलग कर रहा है, वो कल्ले भाग रहे हैं, समझ। अगर एप्पल नाइकी के साथ ना करता और शूज़ बनाता अपने आप, फिर हम कहते हैं कि बेवकूफ़ी है। उन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी में से एक ली है। किसका एग्जांपल? यप लो, एक एक स्पेसिफिक का लो। हाँ, एक स्पेसिफिक का लो, हम देखते हैं ना, उस पर डिस्कस करते हैं। कोई टेस्ला का लेना है किसी को इस पर एग्जांपल, इंडिया में नहीं चलेगा वरना वो एग्जांपल। ओके, इंडिया का एग्जांपल ना, इसका टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं बेसिकली। चार्जिंग स्टेशंस आए हैं, पर साथ में उनकी मार्केटिंग टीम को देखो। अगर आप शोरूम में ईवी लेने जाओगे ना, वो ज़्यादा प्यार से बात करेंगे। देखो, अगर आप टाटा के शोरूम में दो गाड़ियाँ लेने जाओगे, एक तो उनकी ईवी, क्योंकि पीछे से ऑर्डर है उन्हें, भाई ईवी लेने आया है, कुछ ज़्यादा एक्साइटेबल बंदा है, इसको नया करने का शौक है, इसको डरा ना देना कि चलती नहीं है कुछ, ठीक है। और दूसरा हैरियर, क्योंकि उनकी प्रीमियर गाड़ी है, ठीक है। तो इन दो गाड़ी को लेने जाओगे, बहुत प्यार से बात करेंगे। आप टियागो पंच लेने जाओगे, पता ही है भाई बजट का इसका इतना ही है, ले लेगा। आई मीन ऐसा नहीं होता, पर होता है बेसिकली। जो लोग मारुति और नेक्सा वाली बात हो गई है ना, नेक्सा के अंदर बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, मारुति के अंदर हाँ भाई आ रहा है, लेगा ही, वो वाली चीज़ है। हम मार्केटिंग में घुस रहे हैं थोड़ा सा, पर वही। सो इसके प्रिंसिपल्स हैं TQM के भी। मेरे को पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं है, पर कर ही लेंगे। सबसे पहले कस्टमर फोकस्ड, राइट। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स देखें ना, हमने डिस्कस कर लिए वैसे सारे, पर फिर भी हमें कर लेने चाहिए एक बार और।
हमने इनमें से 6 तो कर लिए हैं, पर ऐसा नहीं हम दोबारा नहीं करेंगे, करेंगे। हमारा मेन पॉइंट क्या था इसके अंदर? बेसिकली आप कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर कस्टमर अच्छे नहीं हो और आपकी कंपनी को डुबाना चाहते हैं तो आप गलत फीडबैक देकर डुबा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से। आप इतना फोकस हो कस्टमर पे, राइट। एंड कस्टमर्स आर फिकल, राइट। वो कहते हैं उनको ये चाहिए, पर जब उनको वो दे देते हैं चीज़ें फिर उनको चाहिए नहीं होती। जैसे कि कौन कोई एग्जांपल देगा इस चीज़ का? हम बार बार ना मार्केटिंग और ऑपरेशंस में आसपास आते रहेंगे, क्योंकि मार्केट जो डिसाइड करते हैं ऑपरेशंस कैसे चलेंगे। कोई एग्जांपल देगा इस चीज़ का, कस्टमर्स फिकल कैसे होते हैं? किसी कंपनी ने ज़्यादा गर्म दूध पी लिया हो या चाय पी लिया, उसके बाद फूक फूक के कदम रखे हो। काफ़ी कंपनीज के साथ ऐसा हुआ है। उनका तो कुछ और ही केस है। चलो आप सोचो, आप इस बारे में सोचो, मैं आगे आपको एग्जांपल दे दूंगा इसका। बेसिकली आप कस्टमर फोकस्ड हो, राइट। आपका जो एरिया ऑफ वर्क है वो कस्टमर फोकस है। आप अपने हिसाब से नहीं चीज़ें कर रहे हो सेट। आपको पता है कि अगर आप एक चीज़ जो है, एक प्रोसेस आप ऐसे कर दो कि आपका थोड़ा फ़ायदा होगा पर कस्टमर को थोड़ा नुकसान होगा, आप वो नहीं फॉलो करोगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म देख रहे हो आप। कस्टमर्स को फ़ायदा होगा तो आपका ही प्रोडक्ट लेंगे वो। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ऑल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे आपके इस फीडबैक वाले या इस फीडबैक वाले प्रोसेस के अंदर होने चाहिए। एक भी एम्प्लॉय अगर आउट ऑफ सिंक चला गया है ना, कि नहीं भाई कस्टमर कौन है, मेरे को अपने तरीके से काम करना है, आपका प्रोसेस ना ढह जाएगा वहाँ पे। ऐसे जो जब आप कोई बहुत ही सिंक्रोनाइज चीज़ करते हो ना, आपको सारे ऑल हैंड्स ऑन डेक होता है ना, एक ईडियम है इंग्लिश में, वो चाहिए होता है। जितने भी लोग हैं सारे आपके आइडिया के अंदर पार्ट लें। प्रोसेस सेंटर्ड, इसका क्या मतलब होता है? ओके, एक ना टर्म होती है, इसका क्या मतलब होता है? ओके, मैं बताता हूँ आपको। ओके, मैं बताता हूँ आपको डिज़ाइन थिंकिंग एज अ प्रोसेस क्या होता है। ये अपने आप में जो है ना, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। तो आप लैपटॉप बना रहे हो, राइट। अब एक कंपनी का लैपटॉप ऐसे खुलता है, यहाँ तक खुलते थे लैपटॉप 90 डिग्री बिल्कुल। आप लैपटॉप बना रहे हो और आपको उसको 180 करना था, तो आप उसके लिए जो सोच रहे हो ना, उस डिज़ाइन के लिए जो सोच रहे हो, वो प्रोसेस डिज़ाइन थिंकिंग है, राइट। तो आपने डिज़ाइन के तरीके से सोच के देखा है। और बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर एक चीज़ कहते हैं, हम हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। होगा अच्छा, नहीं होगा कोई बात नहीं है। जैसे कि एक लैपटॉप बीच में आया था जो कि उन्होंने ऐसे ही खोला, 180 किया था, पर उसके हिंजेस के अंदर उन्होंने डिज़ाइन का कोई फॉल्ट डाल दिया, तो वो ऐसे रुकता ही नहीं था 90 पे, वो सीधा लेट ही जाता था फिर, राइट। और अब तो योगा वगैरह आते हैं ना जो लैपटॉप्स हैं, और माइक्रोसॉफ्ट की टैब भी कितनी अच्छी है, सरफेस वगैरह। पर बेसिकली शुरुआत में ही आए थे तो लेट ही जाता था, उनसे रुका ही नहीं। कुछ टाइम बाद उसका हिंज जो है, पता नहीं क्या हुआ उसके हिंज को, लेट जाता था बिल्कुल। तो ऐसा हो जाता है। इसी टर्म से रिलेटेड टर्म होती है प्रोसेस थिंकिंग, जिसमें आप क्या करते हो, प्रोसेस के बारे में सोचते हो। जब आप प्रोसेस के बारे में सोचते हो तो आप प्रोसेस थिंकिंग होती है, वो प्रोसेस सेंट्रिक होता है। कस्टमर ने फीडबैक दिया, अब आप प्रोसेस सेंट्रिक सोच रहे हो उसको, कि प्रोसेस के अंदर उस फीडबैक को कैसे लाएं, इंटीग्रेट करें, बेसिकली वर्ड होता है ना। कहीं पे भी टोटल कुछ आ जाता है ना लिखा हुआ, तो आपको वहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए होता है। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, आप कार बना रहे हो, आपके पास अलग अलग शॉप है, बॉडी शॉप, इंजन शॉप, ठीक है, टायर शॉप, पेंट शॉप। वो आपस में अगर काम नहीं कर रहे हैं ना, तो आपकी फैक्ट्री चल नहीं रही है। इसलिए आपको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए होता है सबको एक साथ चलाने रखने का। आप देखोगे सब डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र होते हैं, सब डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, सब डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेशंस मैनेजर होते हैं।
फिर एक बड़ा ऑपरेशन मैनेजर होता है जो पूरी कंपनी का होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम सबको अलग अलग छोड़ देंगे तो कभी इंटीग्रेटेड नहीं रह पाएंगे, राइट। स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, यही सब्जेक्ट है हमारा, राइट। स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। हाँ, ये चीज़ें याद नहीं रहती एग्जाम में, अभी तो बहुत वो है, कुछ भी नहीं कर रहे हम, पर स्ट्रेटेजी के साथ चलना क्या है, प्लानिंग के साथ चलना है। यू हैव टू चेंज। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर तो आपको चेंज करना आना चाहिए। ये कितनी बार रिपीट होने वाला है? इम्प्रूवमेंट्स होते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट्स नहीं रुकेंगे। आपका बेसिकली एम ही जो है, आपका टॉपिक ही यही है, ये जो है यही है। जब आप स्ट्रेटेजी के साथ कोई काम करते हो, राइट, अगर आप ए से बी पॉइंट पे भाग रहे हो और आपने ऑब्स्टेकल कोर्स तैयार रखा है, आपको पता है कैसे आपको पार करना है ऑब्स्टेकल कोर्स को, तो आप स्ट्रेटेजी बना ली है। और जब आप डिसीजन लोगे कि आपको लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तो फैक्ट बेस्ड डिसीजन हुआ आपकी स्ट्रेटेजी पे। ये कहना चाह रहा है ये, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ याद रहे आपको इस तरीके से बता के। जब आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो तो जो डिसीजन आप लेते हो ना, तो फैक्ट बेस्ड ही होता है, आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड ही तो है वो, राइट। और एंड में वही बात आ जाती है घूम फिर के, कम्युनिकेशन मतलब फीडबैक ही है, कम्युनिकेशन मतलब इवैल्यूएशन ही है। कम्युनिकेशन का मतलब कैसे हुआ, वैसे यहाँ पे इन जर्नल अगर हम देखें, डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो प्रोसेस है यहाँ यहाँ अभी भी लैकिंग है। ये या फिर आपने वहाँ पे क्वालिटी ठीक की, ये वाली चीज़ ख़राब होगी। जब आप पेंट सूखने के लिए 2 दिन दे रहे हो ना, तो हम टायर नहीं फिट करवा रहे 2 दिन तक, राइट। हमें टायर फिट करने हैं जल्दी, तो या तो पेंट चेंज करो जो 1 दिन में सूखे। ये वाली प्रॉब्लम सही में होती थी कार्स में। कार्स बनाना एक कार्स के अंदर बहुत सारे सिस्टम लगते हैं ना, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा आ गया, बीच में शुरुआत में नहीं था। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, ठीक है। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में थोड़ा फ़र्क है, इंजन मैकेनिकल है पर वो चलेगा कैसे, वो ऑटोमोबाइल है, राइट। स्ट्रीमलाइन शेप, एरोडाइनमिक्स वगैरह वगैरह, फ्रिक्शन कम करना, ये मैकेनिकल वाले नहीं करते हैं, इसीलिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अलग से होती है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जो टायर्स वाला होता है सिस्टम वो बिल्कुल अलग होता है। मैकेनिकल जो ब्रांच है वो डायरेक्ट इंजन वाली ब्रांच टायर नहीं देखती है, राइट। और सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल वाले बिल्कुल अलग हैं। सब इंजीनियर्स हैं, सब ने एक ही चीज़ की है पर सब अलग हैं। उनके बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, और पहले नहीं होती थी काफ़ी बार। और अभी भी आप देख पाओगे जिसके अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तो कंपनी ख़त्म हो जाती है। ऑपरेशंस और मार्केटिंग का ब्रेकडाउन देख लो आप, ख़त्म हो जाती है कंपनी। जो भी बचेगा ना उस बड़े लेक्चर में करेंगे ढंग से ना, ताकि सारा कुछ एक बार कवर कर लें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कवर करें इस तरीके से कि आपको याद रहे। कवर को तो अभी सारा कुछ लिख दूंगा और क्या फ़ायदा होगा उसका। अब हमारे पास वो टर्म आ गया, इसके बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे, जैपनीज़ है, हाँ। पर आप चाइनीज़ कह सकते हो एक तरह से भी। जैपनीज़ जो है ओरिजिन उसका आधे वर्ड से चाइना से ही हुआ है, तो चाइनीज़ ही है वो। काइजन वही करता है जो बाकी सब करते हैं, जो कि है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जैपनीज़ लोगों को एफिशिएंसी पसंद है, आपने शुरुआत में बोला था ना, वही आ गए हम घूम फिर के। काइजन के अंदर जो है ना, आपका इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, आपका मेन एम ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट है, पर आप उसको ना प्रोसेस के तरीके से लेके जा रहे हो ना कस्टमर के तरीके से लेके जा रहे हो। आप उसको किस तरीके से लेके जा रहे हो? एम्प्लॉय के तरीके से। वर्क एनवायरनमेंट अच्छा करोगे, कोई भी एम्प्लॉय छोटा बड़ा नहीं होगा। आपको कोई एम्प्लॉय आपको आएगा आइडिया देता है, आप क्या करोगे?
किसी भी टाइम देता है आप उसको इम्प्लीमेंट करने के ट्राई करोगे, या फिर आप उसको सोचोगे, अगर वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरा आइडिया तो आप इम्प्लीमेंट थोड़ी करोगे, पर आप उसके बारे में सोचोगे, एक मीटिंग होगी भाई ये आइडिया आया है, वो क्या चीज़ है, वो काइजन है। आप इन्वायरमेंट को अच्छा कर रहे हो वर्क के, यू आर मेकिंग वर्क अ हैप्पी प्लेस फॉर द वर्कर्स, राइट। जब काम करने वाले लोग खुश होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। देखा आपने कब, अपने आप से ही देखा होगा आपने, जब आप खुश होते हो किसी काम को लेकर आप अच्छा काम करते हो। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक दे दे पेपर करने के लिए, एकेडमिक पेपर लिखना है आपको किसी टॉपिक पे, अगर आपका फेवरेट टॉपिक होगा आप लिख दोगे। जिसको क्रिकेट पसंद है वो क्रिकेट के ऊपर 2 घंटे बोल सकता है, राइट। या फिर जिसको कोई अपना फेवरेट एक्टर, या फिर क्रिकेटर भी, आजकल तो क्रिकेटर वॉज होते हैं ना, जिसको अपना फेवरेट क्रिकेटर पसंद है वो अपने फेवरेट क्रिकेटर पे पूरा दिन बोल सकता है, वही वाली चीज़। 5 एलिमेंट्स हैं इसके, राइट। इसके जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको 2 तरीके से याद रखना है आपको। एक तो अगर मैं स्पेलिंग आज ढंग से लिख पाऊँ किसी चीज़ के, अभी लिख लो फिर बताते हैं। आपको 5S याद रखना है इसके ज़रूरी, ये आपको पता होना चाहिए 5S क्या है। ये भले ही भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। असली में यही चीज़ है, हमने इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड ने अपने हिसाब से उसको चेंज कर लिया है। हमें और भी चीज़ें करनी है, इसलिए हम मेन चीज़ पे आ जाएं फटाफट। ये वाला इतना, मतलब ये वाला पता होना चाहिए आपको, ठीक है, पर अगर आप ये भूल जाओ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पता होना चाहिए आपको 5S पता होना चाहिए पक्का, ये क्योंकि हमारी लैंग्वेज में है तो ये याद रखना भी आसान है। काइजन का मतलब इम्प्रूवमेंट होता है मेरे को लगता है जापानीज़ में। सॉर्ट मतलब आपको प्रोसेस को सॉर्टेड रखना है, कब चीज़ कहाँ पे चलेगी, कैसे यूज़ होगी, आपके पास सारा मटेरियल है या नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड होना चाहिए। सेट इन ऑर्डर, आप एक कार बनाते हो, मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ ना, ये वाला बोरिंग हो गया अभी, पर आप एक कार बनाते हो तो सबसे पहले चेसिस बनाओगे, बॉडी बनाओगे, इंजन लगाओगे, ठीक है, उसके बाद सबको वेल्ड करोगे, फिर पेंट करोगे, फिर एंड में टायर लगाओगे।
ये ऐसे ही चलना चाहिए प्रोसेस। ऐसा नहीं है आप चेस्टी बना के सीधा पेंट कर दोगे। पर लेआउट प्लानिंग हमने लेआउट प्लान किया है, यहाँ पे हम प्रोसेस की तरह से देख रहे हैं ना इसे। लेआउट के अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, तो सेट इन ऑर्डर पे ये चीज़ आ जाती है। तीसरा पॉइंट है शाइन। शाइन मतलब क्या हुआ, शाइन मतलब ये, यहाँ शाइन मतलब ये हुआ कि जब आपने, आपको याद है दूसरा पॉइंट क्या था, लेट इट फ्लो। जब आपने सॉर्ट कर लिया प्रोसेस को, आपने कोडर में सेट कर लिया प्रोसेस को, उस प्रोसेस को कर दो पूरा और अच्छे से करो। राइट, आपका प्रोसेस कंप्लीट है, जो आपको इम्प्लीमेंट करना था वो अच्छे से हो गया। शाइन का बेसिक मतलब ये है, यहाँ पे जो आपको करना था वो हो गया। जब कोई चीज़ हो जाती है एक बार तो आप उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हो। ऐसा नहीं है कि शाइन में परफॉर्मेंस नहीं आएगी प्रोडक्ट की, शाइन में आपका फाइनल प्रोडक्ट कितना अच्छा है वो आएगा। राइट, स्टैंडर्डाइज में क्या आएगा, वो प्रोडक्ट को आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, आप उसको कितनी बार बना सकते हो। अगर आप एक प्रोडक्ट एक बार बना रहे हो, या फिर आप उसको 9 में से 10 में से 9 बार बना रहे हो, और या फिर 1000 में से 999 बार बना रहे हो, जितना आप स्टैंडर्डाइज कर पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। राइट, बेसिकली सस्टेन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सो आपने एक बैच बहुत अच्छा निकाला, योर वन बैच हैड एन एफिशिएंसी ऑफ 99%, डिफेक्ट रेट 1% था, एफिशिएंसी 99 थी, बिल्कुल मस्त था सब कुछ। अगला बैच के अंदर आपके आते रह गए नंबर, क्या वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल है। सस्टेनेबिलिटी चाहिए आपको। जो आप एक बार कर रहे हो, जो आप एक बार प्रोडक्ट के साथ कर रहे हो आप हर प्रोडक्ट के साथ कर सको, जो आप हर प्रोडक्ट के साथ कर रहे हो आप हर बैच के साथ कर सको लंबे टाइम तक। सस्टेनेबल होना चाहिए आपका। अगला क्या है, ये हमने किया था शायद पहले भी थोड़ा सा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट ना जो स्पेशलाइजेशन है इनके उनसे भी ज़्यादा कर लिया मुझे लगता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, हाँ ये वाली चीज़ जो है ना, सब ये कह देते हैं रॉ मटेरियल्स आ गए हैं, और फिर ये कह देते हैं कि हमने प्रोडक्ट बना लिया है, फाइनल प्रोडक्ट आपका ये है। वो ना कस्टमर तक वाली चीज़ याद रखने की होती है। ठीक है, वो बिल्कुल वहीं तक आना चाहिए। तो रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट बनने के बाद या कस्टमर तक, डिलीवरी तक बेसिकली। हाँ, सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी एक ऑपरेशन स्ट्रेटेजी है। अगर आप सप्लाई चेन को अच्छा करते हो तो आपके ऑपरेशन इंप्रूव होते हैं। तो बेसिकली इसलिए ऑपरेशन स्ट्रेटेजी है। कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमने सप्लाई चेन, मतलब मैंने सप्लाई चेन कराया है काफ़ी बार, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ पर कैसे करते हैं। एक और था, डिलीवरी रिलेटेड था। ठीक है, अगर ये यहाँ से आ जाता है तो चीज़ें लिख देना। प्लानिंग किस चीज़ की करनी है, मैनेजमेंट से शुरू करते हैं ना हम।
और कस्टमर तक कैसे जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें लिख देना, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो एग्जामिनर होता है उसको नहीं आता है, ऐसा अच्छा रहता है। सोर्सिंग में क्या होगा, तो हमने ना सोर्सिंग, अब आप मेरे को नहीं पता आप में किस किस ने जो है लास्ट ऑनलाइन लेक्चर लिया था, हमने सोर्सिंग के ऊपर बहुत लंबा टाइम बात की थी। कोई बात नहीं, एक बार हम रिवीजन में भी बात करेंगे सोर्सिंग के ऊपर, आधा घंटा देंगे इसे एज अ टॉपिक। प्रोडक्शन में क्या होगा, आपका प्रोसेस जो है ये आप बेसिकली ये आपका एरिया हो गया मेन, क्योंकि आप ऑपरेशंस मैनेजर हो, सारे ही आपके एरिया हो रहे हैं वैसे तो, पर ये वाला आपका बिल्कुल ही जो आपके बिल्कुल अंडर है ये आप। डिस्ट्रीब्यूशन में आपके लॉजिस्टिक्स आ जाएंगे यहाँ पे, और रिटर्न्स क्या है, रिटर्न्स के अंदर आपका सब कुछ आ जाता है जो बचा है, फीडबैक से लेके आफ्टर सेल सर्विस। अच्छे फीडबैक से लेके बुरे फीडबैक तक मतलब, यहाँ पे इंडिया में तो अच्छा है वैसे फीडबैक लेने का तरीका ना, वो बंदा सामने करे फीडबैक दे दो भैया। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, हमने कर लिए हैं 6 पर मेरे को और कराने हैं। देखें कितने हैं बुक में, 10 होने चाहिए बुक में, है ना। काइजन हो गए, अरे ये तो आसान है यार। अगला टॉपिक ये है, इसके बाद अगर ये गलती से आ जाता है ना, इसको लिखते रहना बस। टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट होती है, एग्जाम्पल अच्छे हैं इसके, 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं इसके, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था ना, जो मैंने कहा था मैं अभी बताऊंगा, क्या था वो, कस्टमर कैसे ख़राब करते हैं इंडस्ट्री को, है ना। ये बताऊंगा क्लास के एंड में, अभी इस पे आ जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है, उस एग्जाम्पल की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम अपने प्रोसेस में, बेसिकली हम अब आते हैं स्कूल्स कॉलेजेस और ऑफिसेज में, राइट। हमारे पास ERP है ना सबके पास, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। पहले पहले आपको अगर स्कूल से छुट्टी होती थी, आप स्कूल तक बैग उठा के जाते थे, मुझे नहीं पता आप गए हो या नहीं गए हो, मैं गया हूँ। स्कूल तक बैग उठा के जाते थे, पता लगता था छुट्टी है, वापस आ जाते थे। अब ऐसा होता है भाई, ईमेल आता है, हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज भी आता है, और अगर कोई ज़्यादा ही अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हो तो उसके घर स्कूल से फ़ोन भी आएगा। बेसिकली हमारे कॉलेजेस के रिजल्ट कैसे आते हैं, थ्रू ERP। तो ये जो है ना ERP पैनल, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट हुई है हमारे प्रोसेसेस में। ERP की फुल फॉर्म क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आप ERP लिख रहे हो ना, एक बार फुल फॉर्म लिख देना, ताकि उसको ये ना लगे कि उसको आता नहीं ERP पे ले जा रहा है। और दूसरा क्या है हमारे पास अच्छा एग्जांपल इसका, फैंसी वे ऑफ सेइंग कि कस्टमर से टच में रहो, है ना। अच्छे फीडबैक मिले तो उसके लिए भी रहो, उसको ऑफर भी बताते रहो चल रहे हैं, दिवाली आ रही है कह के उसको सामान भी खरीदवाओ। यप, बेसिकली जो भी आप में से क्लाइंट मैनेजमेंट या कस्टमर मैनेजमेंट में जाएगा उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, पैसा भी है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बेसिकली इसके इतने एग्जांपल्स हैं, आप किसी भी तरीके से कह सकते हो। ये तो हमने यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर 2 एग्जांपल ले लिए जो बुक में भी दिए हुए हैं, राइट। अगर हम इसका एक ऐसा एग्जांपल है जो बुक में नहीं दिया हुआ, हम प्रोसेस के हिसाब से, तो क्या होगा, ऑटोमेशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ऑटोमेशन है। पहले जो काम हाथ से होता था, अब कहाँ हाथ से होता है, CNC मशीन्स है ना। जैसे कि मेरा सबसे अच्छा एग्जांपल इसका जो मैं हर क्लास में देता हूँ जब भी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाना होता है, वो ये होता है कि पहले हाथ से ही पेंट करते थे तो कितना टाइम लगता था, ठीक है। लोगों के हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता था, उनको इक्विपमेंट देने पड़ते थे। तो क्या अब हर कंपनी ने क्या किया हुआ है, 2 रोबोट आर्म्स ली हुई हैं। हर ऑटोमोबाइल कंपनी के पास 2 रोबोट आर्म्स हैं, वो पेंट करते रहते हैं दिन रात स्प्रे मार के, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको, बड़ा सांस की दिक्कत आएगी। ऑटोमेशन, पैसे ही बच रहे हैं, सिर्फ एक बार का खर्चा होगा, जबकि आपने कहा था ना एक बार होता है, वही बात है।
लोगों को कितने पैसे देने से बच गए वो। एक उनकी सेफ्टी का पैसा बचा है, एक वो जो रिटायरमेंट होते हैं उनको ढंग से हेल्थ का, अगर उनको कोई भी हेल्थ इशू आता है, इंडिया को छोड़ दे, इंडिया को अगर हम छोड़ दें एज अ कंट्री जो कि हेल्थ हैज़ार्ड्स को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, अगर एम्प्लॉय को कुछ भी हो जाता है अपनी जॉब साइट पे, वो सू कर सकता है अपने एम्प्लॉयर को। और जब वो सू करता है ना अपने एम्प्लॉयर को, तो भाई वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ता है उनको, क्योंकि कोर्ट में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, और आउट ऑफ कोर्ट में भी आधा पैसा लेके जाते हैं। बेसिकली इसके बहुत फेमस एग्जांपल्स है ना, कोई कोई सुपर मार्केट गया और आइल के पास पानी गिरा हुआ पड़ा था और वो स्लिप हो गया और उसकी हड्डी टूट गई, दैट पर्सन इज वेरी मच एलिजिबल फॉर अ क्लेम। यहाँ पे तो बोलेंगे यार गलती होगी, क्या ही हुआ, वहाँ पे सीधा आप क्वेस करोगे और वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर का ओनर है वो आपको पैसे देगा, गारंटी देगा, राइट। अगला टॉपिक क्या है? तो केपीआई क्या होते हैं? और केपीआई एक टूल होगा या केपीआई एक नंबर होगा? फुल फॉर्म बताओ इसकी। तो केपीआई जो होता है ना, वो बेसिकली एक तरह का नंबर ही होता है। मैं आपको कहता हूँ कि मैं इतने मार्कर बेचता हूँ ना जब, तो मुझे इतना फ़ायदा होता है, ठीक है, बड़ा सिंपल हो गया। अब मैं आपको कहता हूँ कि जब जो है ना मेरे मार्कर की टिप जो है ना, जब मेरे मार्कर की टिप इतना बनती है ना, तो मेरे मार्कर इतना बिकते हैं, तो मेरे को इतना फ़ायदा होता है। एक बीच में वो आ गया ना, कंडीशन आ गया कि टिप बनती है, फिर मार्कर बनते हैं, फिर वो बिकते हैं। अब मैं आपको बोलूँ, जब भी नया सेशन शुरू होता है ना कॉलेज में जुलाई में, तब मेरे मार्कर की टिप ज़्यादा बनती है, तब मेरे मार्कर ज़्यादा बनते हैं, तब मेरे मार्कर इतने बिकते हैं। फिर मैं आपको बोलता हूँ, जब भी जुलाई के अंदर नया कोर्स इंट्रोड्यूस होता है ना किसी कॉलेज में, तब मेरे मार्कर ज़्यादा बिकते हैं। फिर आप बोलोगे मेरे को कि अच्छा ये चीज़ है, आप समझदार हो मेरे से, आप क्या बोलोगे मुझे? हम देखेंगे कि इस साल कितने कोर्स आए हैं नए, और हमारे मार्कर एक कोर्स के हिसाब से नए कितने बिकते हैं, राइट। पहले इंजीनियरिंग नहीं होती थी सिविल में, इस कॉलेज में सिविल में भी होती है, और इतने बच्चे पढ़ते हैं और इतनी क्लासेस लगेंगी और इतने टीचर हैं जो पढ़ाएंगे। नंबर देख लिया आपने, आपको पता है, एक आपने मैट्रिक्स ले लिया कि इस एक क्लास से इतने बढ़ते हैं मार्कर, एक क्लास जब बढ़ते हो 10 मार्कर बिकते हैं, 50 क्लास बढ़ी है, कितने बिकेंगे? क्या बनाओ आपका? वो एक आपका एक इंडिकेटर बन गया ना, कितनी क्लासेस में इतने मार्कर आपके बिकेंगे, एक इंडिकेटर बन गया ना आपके परफॉर्मेंस का। मैंने रिवर्स तरीके से समझाया आपको, ऐसे इस तरीके से नहीं होता, बन गया ना पर एक इंडिकेटर कि आपको कितने बिकेंगे। यप यप। तो ये जो होता है, एक इंडिकेटर हुआ है एक चीज़ से दूसरी चीज़ का, की परफॉर्मेंस छोड़ दो अभी, इंडिकेटर हुआ है एक चीज़ से दूसरी चीज़ का। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला है? जब हम सेम चीज़ को ना परफॉर्मेंस के उसमें देखते हैं कि परफॉर्मेंस जब बढ़ती है तो उसके इंडिकेटर क्या होंगे, वो नो कहते हैं हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब इसका ये भी हो सकता है कि जब मेरे वर्कर्स ना 8 बजे तक काम करते हैं तो ज़्यादा मार्कर बिकते हैं, जो 6 बजे तक काम करते हैं तो कम बिकते हैं। 8 बजे तक करते हैं तो ज़्यादा ही बनाएंगे, मार्कर ज़्यादा बिक रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ये बहुत आम भाषा में बोल रहा हूँ मैं, पर ऐसे जो मैट्रिसेस होते हैं ना, जो एक मेजरेबल क्राइटेरिया देते हैं आपको, आपको आपको नंबर्स चाहिए होते हैं बेसिकली। आप ये नहीं कह सकते मुझे फीलिंग आ रही है चीज़ें होंगी अच्छी, राइट। अगर आप ये फीलिंग आ रही है आपको कि काम होने वाला है अच्छा, फिर वो आपको नहीं रखेंगे जॉब पे, फिर वो राशि बताने वाले को जॉब पे रखेंगे, राइट। आपका काम क्या है? आपको हार्ड नंबर्स देने हैं, इसलिए हमारे को केपीआई, और ये केपीआई बहुत यूज़ करते हैं, जहाँ पे नहीं भी चाहिए होता वहाँ पे भी करते हैं। तो ये चीज़ है। केपीआईज में एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, केपीआईज जो है ना आपके कैसे सेट होंगे, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से सेट होंगे। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ज़्यादा कार बेचना,
ठीक है, तो आप उसी हिसाब से केपीआई देखोगे कि कितने नए रोड बने हैं, कितने लोग जो हैं कार लेने की एज पे हैं। कार लेने की एज होती है ना 28-29, जब जॉब करते हुए 3-4 साल हो जाए मान लो, वैसे 35 है मेरे को लगता है, चेक करना पड़ेगा मुझे। एक एज है कार लेने की, ठीक है। और कौन कार लेता है? एक बंदा जो खेत में काम करता है वो कार लेगा, या एक बंदा जो जॉब कर रहा है वो कार लेगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा वैसे? जो खेत में काम करता है वो जल्दी कार लेगा? नहीं, ओके, हम इसके ऊपर चेंज करते हैं। तो जो बंदा खेत में काम करता है वो कौन सी जगह पे खेत में काम कर रहा है? तब अगर वो किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में खेत में काम कर रहा है, वो पहले वो लेगा फिर जॉब करने वाले से। अगर वो इटली में खेत में काम करता है तो वो पहले वो लेगा। अगर वो इंडिया में काम करता है फिर वो शायद ले ना ले कभी, है ना। अब हम बिहार को देखें अगर एज अ स्टेट, बिहार में जो खेत में काम करता है बंदा, उसके लिए मुश्किल है, उसको और कुछ करना पड़ेगा साथ में, वो सिर्फ खेत में काम करने से कहाँ नहीं लगेगा। तो एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर हुआ है, राइट। इसके अलावा हमारे पास और भी है ना, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यही होते हैं कि मैट्रिक्स कितने आप लगा सकते हो। केपीआई जो है इनमें से एक मैट्रिक्स होता है, परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स ही होते हैं ऐसे, पहले से सेट होते हैं कुछ, केपीआई उनमें से एक है, राइट। ओके, एचआर वाले डिपार्टमेंट में आ गए हम। एम्प्लॉय ट्रेनिंग है अगला टॉपिक किसी का, ये 9th है और ये आसान है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हो अच्छा, तो अच्छा काम करेंगे। आप एक कंपनी चला रहे हो, आप अपने वर्कर्स को छुट्टी जब मांगते हैं दे देते हो, चलो ठीक है यार मजबूरी है देनी पड़ेगी, पर आप उनके लिए कुछ करते नहीं हो, सैलरी आती है आप देते हो। अब आपके पास एक और फैक्ट्री है, वो उससे आपको लगाव है, वहाँ पे वर्कर को हर फ्राइडे को आप जो पिज़्ज़ा पार्टी करते हो शाम को 5 बजे, कहने को आप कुछ पिज़्ज़ा ही ला रहे हो पर आप कुछ तो कर रहे हो। किसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा? ये तो सिंपल है। ये बहुत सिंपल है, और ये इतना सिंपल है कि हमने देख ली है। आई मीन अगर आप जॉब, अब आप में से किसी ने, अगर किसी ने इंटर्नशिप की है ना, आप में से किसी ने अभी जॉब करता है, कर पहले कभी किया हो जॉब, तो आपने देखा होगा कि एचआर ना करते हैं फ्राइडे को कुछ ना कुछ करते हैं बेवकूफ़ी, और वो इसलिए, और वो ना आपको भी पता है बेवकूफ़ी है, पर वो करते हैं फिर भी, और मैनेजर्स को पता है उससे टाइम वेस्ट हो रहा है, पर वो होती है। डेडलाइन जितनी मर्जी सीरियस हो, फ्रंट फ्राइडे होगा आपका, दिवाली पे रंगोली बनेगी आपकी। आई मीन एचआर को हम मजाक जरूर करते हैं पर उनका काम यही है, राइट। बाकी उनका और भी काम है पर ये बहुत ज़रूरी पार्ट है उनके काम का। हाँ, अब टैलेंट एक्विजिशन और टैलेंट रिटेंशन अलग हो चुके हैं। पर बेसिकली ये है एम्प्लॉय ट्रेनिंग से, अगर आपको मैं काम करने, मैं आपको पहले दिन जा रहे हो आप, मैं आपको बोल रहा हूँ सुपरवाइज़र बन जाओ पेंट शॉप के, आपने अब ज़िंदगी में कभी पेंट ब्रश नहीं उठाया, कैसे बनोगे सुपरवाइज़र, राइट। तो वही वाला फैक्ट है यहाँ पे, आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और आप एंगेज्ड रहोगे अपने वर्क के साथ, तो आप खुश होंगे। कंपनी ने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भेज देते हैं, वो कहते हैं देख लेना, एम्प्लॉय कहते हैं देख ली। असली में ही जो ट्रेनिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं यही करती हैं ट्रेनिंग के लिए। क्या करते हैं लोग, हाँ, वो कहते हैं आप ट्रेनिंग करो 7 दिन की या 7 की करो, 1 महीने की, आपको उसकी सैलरी उतनी मिलेगी जितनी है। वो भी, पर वो फिर भेजते हैं तो पैसे देते हैं ना वो। सो बेसिकली आपका एग्जांपल बड़ा सही है, पर वही आपको ट्रेनिंग देनी और एंगेज रखना है ना, यहाँ पे एंगेजमेंट भी कर देना, याद रहेगा।
अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपके इम्प्रूवमेंट्स होंगी, तो इसलिए ऑपरेशन इम्प्रूवमेंट में आ गया। बेसिकली एच आर एज अ फंक्शन ही इम्प्रूवमेंट में आ गया पूरा, एक पूरा डिपार्टमेंट हमारी स्ट्रेटेजी है। अब आप देख रहे हो हमारा स्कोप कितना ज़्यादा है, हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी अपने आप से स्ट्रेटेजाइज करके चलते हैं। एचआर नहीं पढ़ते ऑपरेशंस को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, हम पढ़ रहे हैं। पर हमने एक डिपार्टमेंट को बस अपने काम के लिए रखा हुआ है, हमारा स्कोप ज़्यादा है वर्क का। ओके एक 10th जो है ना कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाला कल्चर है, और एक इसी के जो ऑपोजिट में हम करते हैं वो ब्रेक थ्रू करते हैं। नाम से पता लग रहा है क्या होते हैं। या ब्रेक थ्रू के अंदर एकदम इम्प्रूवमेंट होता है, फिर रोक देते हैं, वही प्रोसेस चलता रहता है, फिर एकदम और होता है। तो आप डेली बेसिस पे जो इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे। इसका मेरे को लगता है आपकी बुक में डायरेक्ट वो होगा, इसका तो शायद डिफरेंस होगा बुक के अंदर भी। इसके डिफरेंस क्या होंगे? और क्या होंगे, बताओ बताओ। या तो शेड्यूल्ड होता है, या फिर कई बार रैंडम भी होता है, कई बार जरूरत पड़ जाती है ठीक करने की चीज़ें, तभी ठीक होती हैं। या कई बार जो है नॉन कंटिन्यूस या अनइवन प्रोसेस, जो मर्जी कह लो। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर होंगे चेंजेस, ये रेगुलर लिखा है। यप यप, ऐसा क्यों है पर? हाँ तो फिर क्या होगा अगर आप एकदम से चेंजेस आओगे तो? आपने सारी चीज़ें बोल दी थी, आप बस एक चीज़, अगर आप एग्जाम में ऐसा कर दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। आपने सब बोल दिया, आपने सिर्फ एक वर्ड नहीं बोला। इससे पता लगता है कि ये सब आता है, वही आ गया ना एग्जाम वाला इशू। मेरे को तो पता है आपको आता है, आपने सही पकड़ लिया, उनको भी पता लग गया था आप क्या बोलना चाह रहे हो। ये बस एग्जाम में ना करना, यहाँ तो आप जितना मर्जी कर लो, मुझे इशू नहीं है, मेरे को पता लग जाता है आपको आता था। और एक और बताओ, एक आधा अगर और हो किसी के पास। वैसे तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। हाँ तो टाइम बाउंड कौन सा होता है? तो बेसिकली टाइम बाउंड होता है क्या है? अगर मैं बोलूँ टाइम बाउंड है एक चीज़, तो क्या मतलब हुआ उसका? टाइम बाउंड मतलब एक टाइम पीरियड में होना चाहिए, है ना? हाँ तो ये ना एक पीरियड स्पेसिफिक प्रोसेस है बेसिकली, हर चीज़ का एक टाइम दिया हुआ है, राइट? मेरे को स्पेसिफिक के स्पेलिंग आते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। और दूसरे वाला अनकंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है? ये 10 के 10 जो है ना, इनमें से 6 दोबारा से आते हैं अगले यूनिट में,
इसलिए मैंने इनको अलग अलग तरीके से समझाया है। सिक्स सिग्मा दोबारा आएगा, फिफ्थ आपके जो बुक में 5th चैप्टर में सिक्स सिग्मा दोबारा लिखा है, राइट। और BPR भी शायद लिखा है दोबारा, इनमें से 5-6 लिखे हैं दोबारा, तो आपको पता होने चाहिए क्या है, ठीक है। जब कोई चीज़ बुक में 2 बार होती है ना, फिर तो पढ़ी लेनी चाहिए। अरे सिक्स सिग्मा कॉमन चीज़ है, अगर आप ऑपरेशंस पढ़ रहे हो तो ये सब कुछ तो आएगा ही ना। बेसिकली आपका जो आपके जो रिलेटिव फील्ड्स है ना बहुत सारी हैं, राइट। अगर आपका दिल करता है ना ऑपरेशंस करते करते बोर हो गया, मार्केटिंग में जाके ऐड बनाऊंगा, आप ऑपरेशंस में हो बनाओगे। सेल्स में तो खैर आप नहीं जाओगे, आपने क्यों करना है पंगा। बेसिकली सेल्स में आप तब जाओगे जब आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है लाइफ में, फिर आप देखो, क्योंकि अगर आप अपने आप से खुश हो ना, फिर आप सेल्स में खुश रह सकते हो। सेल्स के अंदर जितना पैसा किसी के अंदर नहीं, हम सबको पता है, हम कॉर्पोरेट के तरीके से बोल रहे हैं ना। सेल्स का इशू क्या होता है? रिजेक्शन। आई मीन वन ऑफ माई फ्रेंड नो हाउ टू टॉक, राइट। वो सेल्स में फ़ायदे में है, वो है सेल्स में। इफ़ यू नो हाउ टू टॉक, सेल्स इज़ फॉर यू। फिर नहीं डरना है, फिर तो स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है। ऑपरेशंस लिया तो ऑपरेशंस भी आपको पता लगेगा, आपके लिए आसान है अब। हाँ थोड़ा सा इशू आता है बीच बीच में, पर इतना मुश्किल नहीं है। मेरे को एक चीज़ और करानी थी, पर हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। जो रिवीजन वाली क्लास होगी ना, वैसे ऑनलाइन ही होगी वो, कोशिश करना आप भी ले लो। नहीं नहीं, वो ऑनलाइन लेते नहीं है ना ज़्यादा, वो भी जब ऑनलाइन की बात हुई हंस के दिखा रहे थे मेरे को, जो कि मैं समझ गया था, टाइम नहीं होता कहीं पर, वो सब ठीक है। ये प्रोसेस करेंगे हम ना रिवीजन में, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। नहीं नहीं, पहले जो 3 यूनिट है ना, वो हम करेंगे जैसे 2 घंटे में, आखिरी 2 यूनिट हैं वो करेंगे 2 घंटे में। तो जब मैं कह रहा हूँ ना ये करेंगे, तो इस पर स्पेसिफिकली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे। जैसे काइजन वगैरह आपने कर लिया है, इस पर टाइम देंगे, पर ऐसा नहीं कि इतना ही करेंगे, राइट। डिवीजन में तो सारा ही करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। हाँ जी, सिलेबस इसके अंदर, बुक के अंदर शायद एक आधा टॉपिक कम हो सकता है। मेरे पास ना, एक तो मेरे को ये नहीं पता ना कितने हैं, मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है क्लास का, नहीं तो मैं कोई बुक भी भेज दूँ उसके एडिशनल रीडिंग के लिए, कई बार एक टॉपिक देखना हो तो। ये कर लेते हैं, 3 मिनट का टॉपिक है, कर लेते हैं ना। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं बेसिकली, राइट। डायरेक्ट स्ट्रेटजी के अंदर आप जो है ना इनएफिशिएंसी हटा देते हो, डायरेक्टली प्रोसेस पे ध्यान देते हो, इसलिए इसको डायरेक्ट कहते हैं। डेवलप के अंदर जो है आप डेवलपमेंट पे ध्यान देते हो, एक प्रोसेस, एक स्ट्रेटजी बनाते हो, उसे डेवलप करते हो, और उसके अंदर जो है आप, क्या हुआ, उसके अंदर जो है आप एफिशिएंसी को एज अ प्रोसेस देख रहे हो। इसके अंदर आपने डायरेक्ट अप्रोच रखी है काम करने की, राइट। इसके अंदर आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है, वो आपको एफिशिएंसी दे रही है। इसके अंदर आपने डायरेक्ट लीन मैनेजमेंट की तरह काम किया है। इसके अंदर क्या है, डिप्लॉय में क्या होगा, सोच के देखो। डायरेक्ट अप्रोच के अंदर आपने क्या किया था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, मुझे पता है। डायरेक्ट अप्रोच के अंदर आपने क्या किया है, आपने एक
ये आपने जो आपका डायरेक्ट विजन है ना, आपने वो कर दी है लीन मैनेजमेंट की तरह। आपने जो है कॉस्ट रिडक्शन करनी है, आपको जो है वेस्ट रिडक्शन करनी है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट अप्रोच सीधा यूज़ कर लोगे। जो प्रोसेस सही नहीं, जो प्रोसेस डायरेक्ट अप्रोच में नहीं बैठ रहे, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है। डेवलप के अंदर आपने क्या किया? स्ट्रेटेजी बना के उसको देखा कि इनएफिशिएंसीज क्या वहाँ से गई। डिप्लॉय के अंदर क्या कर रहे हो आप? फिर से आ जाते हैं हम यहीं पे। अब मैं पहले दो नहीं करूँगा, डिप्लॉय के अंदर तुक्का मारो फटाफट। डिप्लॉय का मतलब होता है कुछ इम्प्लीमेंट करना। जब हम कहते हैं डिप्लॉय टैक्टिक्स, डिप्लॉय का मतलब होता है कोई स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना। जो आपने प्लान और स्ट्रेटेजी बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना, वो डिप्लॉय होता है। मार्केट, बेसिकली मार्केट के ऊपर छोड़ देना स्ट्रेटेजी को। जो मार्केटिंग टीम कह रही है वो करना बेसिकली। यप, अगर मार्केटिंग टीम कह रही है ना, लोग फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर स्क्रीन के पूरी स्क्रीन पे जाते हैं अब, तो आप वही करोगे, वो स्ट्रेटेजी है अब आपकी। ऐसा आप जब ऑपरेशंस मैनेजर बनोगे, आपके पास दूसरी स्पेशलाइजेशन क्या है सबके पास? आपका तो पता है मेरे को, आपके पास दूसरी क्या है? ऑपरेशंस है बस, दूसरी स्पेशल मार्केटिंग है आपके पास। आपकी आपने मार्केटिंग ली थी? अच्छा, एचआर है ना मतलब। हाँ हाँ, तो मार्केटिंग आपके पास है, तो बेसिकली आपको अब दोनों साइड का पता लग गया है, ठीक है। आपको जो है एचआर की साइड का पता लग गया, हम ऑपरेशंस में कैसे देखते हैं एचआर को, और आपको ये पता लग गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे कनेक्टेड है एचआर से। तो आप जब आप बनोगे तो आप इन्वेंटरी के अंदर भी जा सकते हो, राइट। आपका अप्रोच अब क्या होगा? इन्वेंटरी, ऑपरेशंस और फाइनेंस। आपका क्या होगा? एचआर, ऑपरेशन, सुपरवाइज, टैलेंट एक्विजिशन से ऊपर जा सकते हो आप दोनों जो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया सिंक्रोनाइज, क्योंकि मार्केटिंग और ऑपरेशंस बहुत ही सिंक्रोनाइज प्रोसेसेस है। पहले यूनिट का दूसरा ही टॉपिक है हाउ दे आर सिंक्रोनाइज्ड, और ये हम करेंगे रिवीजन में दोबारा से। 25 को है ना क्लास, 25 को है शायद। एक बार डेट शेड्यूल नहीं आया अभी? हाँ हाँ, मुझे लगता है ऑपरेशन स्ट्रेटेजी की 25 को है। बेसिकली दिल्ली में वोटिंग है उस दिन, तो फ्री हो गए आप वोट करने के बाद। आपको नीचे जाना होगा ना, अब 11:30 क्लास होगी ना।